बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को ऐसी तीखी चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की नींदें उड़ गई हैं। आज नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी विरोधियों को भी जबरदस्त खरी खोटी सुनाई है। आज नरेंद्र मोदी की 3 लाइन नोट करने के लायक है, सुनने के लायक है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की नींदें उड़ा दी हैं। मोदी ने यह भी कहा कि आतंकियों के मारे जाने से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। और मोदी ने यह भी कहा कि भारत पर जो हमला करेगा वो पाताल में भी अगर छुपा होगा तो बचेगा नहीं। हिंदुस्तान एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। मतलब नरेंद्र मोदी का जो अगला ऑपरेशन है वो क्या होगा, इसका सिग्नल आ चुका है। हमले में इस्तेमाल होने वाला हथियार कौन सा होगा, तरीका क्या होगा, इसका भी सिग्नल आ चुका है। और जो मोदी विरोधी नेता इस वक्त तक हल्ला मचा रहे हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं, अब उनको भी खबरदार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये मोदी है, ना डरेगा ना झुकेगा। नया भारत है ये, जहां भी मौका देखेगा पाकिस्तान में जो आतंकी जहां मिलेगा उसे वहीं घुस कर मारा जाएगा। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी ने पिछली बार बिहार में कहा था तो पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर ऑपरेशन महादेव हो गया, और इस बार नरेंद्र मोदी ने बनारस में कह दिया है, अपने इलाके से कह दिया। अब आप समझिए कि कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हश्र करेंगे, ऐसा हमला करेंगे। मोदी ने यह मैसेज किसके लिए दिया है? ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूछता है। देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है, काल भैरव भी बन जाता है। नया भारत काल भैरव बनेगा, देश के दुश्मनों को तहस नहस कर देगा। काशी की धरती से हिंदुस्तान के किस दुश्मन को मोदी ने यह पैगाम भेजा है? कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है और उनके चेले चपाटे किसके पेट में दर्द हो रहा है? मोदी किसका जिक्र कर रहे हैं? मोदी किसके चेले चपाटे की ओर इशारा कर रहे हैं? कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या? तो मारू का ना मारू। नरेंद्र मोदी ने किससे पूछा आतंकियों को अभी क्यों मारा? मोदी ने किसके बारे में कहा कि उसे फोन करके इन्फॉर्म करके आतंकियों को मारूं क्या? नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 55 मिनट में हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी समझा दिया और अपने सियासी दुश्मनों को भी समझा दिया। हिंदुस्तान का दुश्मन यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान का दुश्मन यानी आसिम मुनीर, हिंदुस्तान का दुश्मन यानी हाफिज सईद, हिंदुस्तान का दुश्मन यानी मसूद अजहर। मोदी के सियासी दुश्मन यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडी अलायंस। प्रधानमंत्री ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने पॉलिटिकल विरोधियों को कैसे चुन चुन कर जवाब दिया है, कैसे उनके एजेंडे को ध्वस्त किया है, इसकी फुल डिटेल बस थोड़ी देर में आपको देंगे। मगर सबसे पहले उस पाकिस्तान की, उस आसिम मुनीर की बात करते हैं जो मोदी की 55 मिनट की स्पीच के बाद सदमे में है। पाकिस्तान में इस वक्त या तो ऑपरेशन महादेव की बात हो रही है, मुनीर को महादेव नाम से डर लग रहा है, या फिर पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर करके भारत के अगले हमले का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का यह खौफ अच्छा है। मुनीर के सारे आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आज ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कामयाबी मिली है।
पिछले 100 दिनों में 12 आतंकी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, जिनमें से 6 आतंकी पाकिस्तान के थे। अभी ऐसे कई और आतंकी हिंदुस्तानी सेना की हिट लिस्ट में हैं। सबकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई है और इन आतंकियों के साथ आगे क्या होने वाला है, इसका हिंट मोदी ने आज दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का सिग्नल मिलने वाला है। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा, वो पाताल में भी नहीं बचेगा। सवाल है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकियों के मारे जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में खड़े होकर यह क्यों कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। इसकी वजह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये तस्वीरें, जो इन दिनों चीन से भीख में मिले अटैक हेलीकॉप्टर से सवारी भी कर रहा है। हेलीकॉप्टर के भीतर बैठकर वो अपनी फोटो भी खिंचवा रहा है। फुल स्टाइल में चश्मा लगाकर, हाथ में डंडा पकड़कर एचडी कैमरे से अपनी शूटिंग भी करा रहा है और पीओके में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की महफिलें भी सजवा रहा है। जैश का सरगना मसूद अजहर कुछ दिनों पहले ही पीओके में पाकिस्तानी फौज की फुल प्रोटेक्शन में नजर आया है। लश्कर और जैश के कई कैंप्स को पीओके में दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है और अब मोदी ने इन आतंकवादियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की ओर बहुत बड़ा हिंट दे दिया है और इंडियन आर्मी ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है। इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने कुछ घंटों पहले जो वीडियो जारी किया है, उसका कैप्शन पढ़िए। लिखा है, तैयारी अभी जारी है, प्रिपरेशंस कंटिन्यूज। और इस तैयारी के लिए वेस्टर्न कमांड ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें मेड इन इंडिया हथियारों का दम देखा है। मोदी ने आज इसी स्वदेशी ताकत का जिक्र करके इशारों इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के अगले ऑपरेशन का सिग्नल दिया है। पाकिस्तान की नींद तोड़ने का इंतजाम मोदी ने कैसे किया, ये सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है।
खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। मुझे साथियों बताइए, जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? बोले हर हर महादेव। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। मोदी ने जिस स्वदेशी ताकत का जिक्र किया, उसकी ताकत में और इजाफा करने की तैयारी इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी है। ऑपरेशन प्रचंड शक्ति की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब की बार हिंदुस्तान की तरफ से पहले से भी ज्यादा बड़ा प्रहार करने की प्लानिंग है। और ऐसा सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, फिर ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज, फिर ऑपरेशन गगन विजय एक्सरसाइज। यकीनी तौर पर मोदी ने हिंदुस्तान की फौज को पाकिस्तान वाला नया टास्क सौंप दिया है। और इसकी प्रिपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस बार अटैक की शुरुआत करने की फिराक में है और उसे पाताल लोक में भेजने के लिए हिंदुस्तान में ये तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान के बाद अब मोदी के दूसरे दुश्मनों की बात करते हैं, यानी वो सियासी दुश्मन जो घर के भीतर बैठे हैं। और मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है राहुल गांधी और उनकी पार्टी का। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से राहुल गांधी मोदी पर हमलावर हैं। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा।
उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता। बात सिर्फ राहुल, प्रियंका या कांग्रेस के सांसदों तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम को लीड करने वाले चेहरों को भी पाकिस्तानी चैनल्स ने अपने मुल्क में स्टार बना दिया है। राहुल के पोस्ट, कांग्रेस के पोस्ट हिंदुस्तान में तो दिखे ही दिखे, पाकिस्तान में भी उनके पोस्ट को रिपीट मोड में दिखाया गया। लेकिन सबसे चौंका देने वाला वाकया तो उस दिन हुआ जब ऑपरेशन महादेव में हिंदुस्तान की सेना ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकियों को जहन्नुम भेजा। और उसी दिन देश की संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने अजीबोगरीब सवाल पूछ लिया कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हुई, उसी दिन उन तीन आतंकियों को क्यों मारा? कुछ विपक्षी पार्टियों को तो ऑपरेशन महादेव के नाम से भी दिक्कत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ना सिर्फ इस पूरे इकोसिस्टम की पोल देश के सामने खोलकर रख दी, बल्कि काशी की धरती से, महादेव की धरती से अपने सियासी दुश्मनों के साथ साथ हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को भी मैसेज भेज दिया कि 2025 का नया भारत भोलेनाथ की पूजा भी करता है और देश के दुश्मनों का काल भी बनता है। भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारू क्या ना मारू? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश रची गई। आज इससे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चौंकाने वाले बयान और गवाह भी सामने आए हैं। मोदी को घेरने के लिए, मोदी को फंसाने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह रचा गया। इस चक्रव्यूह का टारगेट सिर्फ मोदी ही नहीं थे, योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे। यानी कि एक साथ हिंदुत्व के तीन सबसे बड़े चेहरों को टारगेट किया गया। मोदी को फंसाने वाले लोग कौन थे?
मोदी को हथकड़ी लग जाए ऐसा कौन चाह रहा था? मोदी जेल चले जाए इसके स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? किरदार कौन कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल कि इन लोगों का मकसद क्या था? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कौन चाहता था पुणे में आग लगे? नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश रची गई? योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको पता है कि योगी को जेल में डालने का षड्यंत्र तैयार हुआ? मोहन भागवत इस वक्त संघ प्रमुख हैं। क्या आपको खबर है कि संघ प्रमुख को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया? मोदी विरोधियों की टाइमलाइन मत पढ़िए, सिर्फ खबर की हेडलाइन मत पढ़िए। एंटी मोदी साजिश के फैक्ट्स देखिए। मोदी, योगी और मोहन भागवत इस वक्त इंडिया में हिंदू पॉलिटिकल इकोसिस्टम के सबसे 3 पावरफुल लोग हैं। हिंदुओं में आज सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्हीं 3 नेताओं की है। ये वो लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल सिनेरियो में हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है। लेकिन ये बात आज यानी 2025 की है। आज से 17 साल पहले हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को पता था कि ये 3 बड़े नेता खतरा बनने वाले हैं। इसलिए आज से 17 साल पहले इन तीनों को फंसाने की सबसे बड़ी साजिश रची गई और हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश के कई गवाह हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गवाह नंबर 1 है, सुधाकर चतुर्वेदी गवाह नंबर 2 है, मालेगांव केस में विटनेस मिलिंद जोशी गवाह नंबर 3 है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। कोई मोदी को जेल भेजना चाहता था, योगी को अरेस्ट करना चाहता था, संघ प्रमुख भागवत का वारंट निकालना चाहता था। साध्वी ने ये एक बार नहीं 2 बार कहा है। योगी जी का नाम लीजिए या मोदी जी, पर्टिकुलर कहा गया था और मैं इस विषय पे बोल चुकी हूँ। सबके नाम लेने को बोला था, मैंने नहीं बोला। मोदी का नाम उछालो, संघ प्रमुख मोहन भागवत को उठा लो, योगी पर झूठा केस बना दो। ये साजिश कौन रच रहा था? ऑर्डर कौन दे रहा था? कौन किसके इशारे पर चल रहा था? क्या केस बनाया जा रहा था? जान लीजिए। नरेंद्र मोदी पर हिंदू आतंकवाद का केस बनाया जा रहा था, योगी पर भगवा आतंकी का ठप्पा लगाया जा रहा था, भागवत पर यूएपीए लगाकर सैफरन टेररिज्म वाली थ्योरी फिट की जा रही थी। इसके लिए एक फर्जी केस रचा गया। भगवा आतंकवाद वाला टेक्स्ट फिट करने के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन किए गए। मोदी के खिलाफ प्लॉट तैयार करने के लिए सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी को अरेस्ट किया गया। प्रज्ञा ठाकुर को 24 दिन तक 3rd डिग्री दी गई, मार मार कर फेफड़ों की झिल्ली फाड़ दी गई। इंट्रोगेशन रूम में पूरे 24 घंटे तक एक ही बात कही गई, बचना है तो मोदी का नाम ले लो, योगी का नाम ले लो। मुझे 24 दिन कस्टडी में इन्होंने रखा, 13 दिन इलीगल और 11 दिन लीगल। उस समय परमवीर सिंह ने भयंकर अत्याचार किए हैं जो कहने में भी नहीं आते। ऐसे अत्याचार, क्योंकि शब्दों की भी मर्यादा होती है, और वो अत्याचार परमवीर सिंह ने किए जो हमें कहने पे मजबूर किया गया। तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था, और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है, राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है। ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई।
मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मोदी का नाम लेने के लिए प्रेशर क्यों डाला गया? मोदी को फंसाने की साजिश रचने का मकसद क्या था? भागवत योगी की गिरफ्तारी का प्लॉट तैयार करने की वजह क्या थी? 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी। सोनिया और राहुल को उस वक्त अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा डेंजर जिस शख्स में नजर आ रहा था वो मोदी थे। सोनिया एंड कंपनी को उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो नजर आ रहा था वो मोदी ही थे। एंटी को हिंदू सिस्टम को सबसे बड़ा डर जिससे सता रहा था वो मोदी ही थे। नरेंद्र मोदी गुजरात में 2002 और 2007 के 2 लगातार चुनाव जीत चुके थे, 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। बीजेपी के पास कांग्रेस को पटखनी देने वाले एकमात्र चेहरा मोदी ही थे। हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर सबसे बड़ा फेस मोदी ही थे। एंटी हिंदू इकोसिस्टम को लग रहा था कि गुजरात से निकलकर मोदी केंद्र में ही आएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा टारगेट मोदी को ही किया गया। सवाल यह है कि क्या मोदी को जेल भेजने की साजिश सोनिया गांधी ने रची? क्या राहुल गांधी के इशारे पर मोदी को फंसाने की कोशिश की गई? मोदी को फंसा दो, क्या यूपीए सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा था? एंटी हिंदू इकोसिस्टम को लग रहा था कि 2009 में मोदी अगर आ गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए टर्म तैयार किया गया भगवा आतंकवाद। और इसका पहला टारगेट हिंदुत्ववादी मोदी और भगवाधारी योगी को बनाया गया। क्यों? समझ लीजिए। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों का 36% वोट मिला, बीजेपी को 7% मुस्लिम वोट मिला। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों का 38% वोट मिला, बीजेपी को सिर्फ 4% मुसलमानों का वोट मिला। मालेगांव ब्लास्ट केस के ऐन बाद हुए चुनाव में कांग्रेस का मुस्लिम वोट 2% बढ़ गया, बीजेपी का मुसलमान वोट 3% घट गया, क्योंकि ब्लास्ट का आरोप हिंदुओं पर था और ब्लास्ट का टारगेट मुसलमान थे। अब इस साजिश को हिंदू वोट के पैटर्न पर समझिए। 2004 में बीजेपी को 25% हिंदुओं का वोट मिला, 2009 में बीजेपी का हिंदू वोट घटकर 22% रह गया। राहुल एंड कंपनी ने जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी फैलाई, सैफरन टेररिज्म का टैक्स चिपकाया, आरएसएस, भगवाधारी संघ और बीजेपी को टारगेट किया गया, तो हिंदुओं का वोट भी बीजेपी के पाले में कम हो गया। साजिश रची गई। तब मोदी पीएम की रेस में नहीं थे, योगी सीएम की रेस में नहीं थे, मोहन भागवत संघ प्रमुख नहीं थे, लेकिन एंटी हिंदू इकोसिस्टम को पता है कि ये 3 फेस आगे जाकर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे, इसलिए इन तीनों को ही हथकड़ी लगाने की साजिश रची गई। सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को मोदी से लग रहा था, इसलिए मोदी को एक बार नहीं 2-2 बार जेल भेजने की कोशिश की गई। मोदी को इससे पहले दंगा केस में फंसाने की साजिश रची गई, उसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात केस की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी ने कही है। एसआईटी ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ ने दंगा केस में मोदी को फंसाने की साजिश रची। इस साजिश में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम दुनिया भर की हेडलाइंस बने थे। अहमद पटेल और सोनिया गांधी का नाम तक लिया गया था। विरोधी दंगा केस में मोदी को नहीं फंसा सके, सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, तो इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट 2008 में किया गया। मालेगांव ब्लास्ट के बाद एंटी हिंदू इकोसिस्टम ने सबसे पहले भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी शुरू की। इसके पीछे मकसद प्योर पॉलिटिकल था, इसके जरिए बड़े हिंदुत्ववादी चेहरों को गिरफ्तार करना था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाया जाता, हिंदुत्व की विचारधारा को दबाया जाता और एक खास वर्ग यानी वोट बैंक को खुश किया जाता। एंटी हिंदू इकोसिस्टम का टारगेट सिर्फ मोदी नहीं थे, वो हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े लोगों की चेन बनाने जा रहे थे। भगवा आतंकवाद वाली साजिश के लिए बड़े बड़े नाम सेलेक्ट किए गए थे।
इन लोगों के टारगेट पर तत्कालीन संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन, इंद्रेश जी और राम माधव जैसे लोग भी थे। लेकिन इन लोगों का टारगेट नंबर 1 मोदी और टारगेट नंबर 2 योगी आदित्यनाथ और टारगेट नंबर 3 मोहन भागवत थे। मालेगांव केस में आरोपी बनाए गए सुधाकर चतुर्वेदी से 3 दिन योगी के बारे में पूछताछ हुई। योगी के मठ, हिंदू युवा वाहिनी और योगी की मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाई गई थी। प्रज्ञा ठाकुर से भी योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किए गए। केस से जुड़े गवाहों पर भी प्रेशर डाला गया कि वो योगी का नाम ले दें, कह दें कि किसी भी मीटिंग में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देखा था। केस में किस का नाम लेने के लिए आपको कुछ दबाव आ रहा था कि इनका नाम? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम के लिए दबाव था, आसिमानंद जी के बारे में था। फिर एक स्केच हमको दिखाते थे, हाथ से निकाला हुआ एक स्केच था किसी आदमी का, और उसका नाम वो लोग बताते थे काका जी करके। तो वो बोलते थे कि काका जी तुमको इस मीटिंग में मिले थे, उस मीटिंग में मिले थे, ऐसे बोलो, ऐसे लिख के दे दो, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बताओ कि हमको योगी आदित्यनाथ मीटिंग में मिले थे, उन्होंने भी कहा था ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि 2008 में योगी आदित्यनाथ इतने बड़े नेता नहीं थे जितने वो आज है। वो एक सांसद थे और हमें ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में। तो वो भी एक फायदे की चीज़ रही कि अगर हमारे ऊपर दबाव डाल भी रहे थे तो हम लोग ये सोचते ये कौन है योगी आदित्यनाथ, कौन है आसिमानंद, हम इनको कभी पहचानते नहीं थे, मिले नहीं थे। लेकिन उस वक्त पे दबाव में आके काफ़ी सारे साक्षीदारों ने ये लिखवा के भी दे दिया था कि झूठा बयान दे दिया था, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। एंटी हिंदू इकोसिस्टम का मकसद भगवा को बदनाम करना था, संत समाज को बदनाम करना था, हिंदूवादी संगठन बैन करना था। इसके साथ ही 2009 चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करना था, और इसलिए ही मोहन भागवत को भी टारगेट किया गया। मोहन भागवत को फंसाने के लिए एटीएस में मुस्लिम अफसर प्लॉट किया गया। महबूब मुजावर को डेपुटेशन पर एटीएस में तैनाती दी गई। 24 लोगों का स्टाफ और फंड देकर भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया। मोहन भागवत को अरेस्ट करने का मतलब था करोड़ों स्वयं सेवकों और हिंदुत्व की विचारधारा का मनोबल गिराना, करोड़ों एकजुट हिंदू वोट को इधर से उधर शिफ्ट कर देना। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी, और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सकुशल बरी कर दिया। इससे तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली कुटी गई। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने मोदी का नाम नहीं लिया, मरना मंजूर कर लिया, भागवत का झूठा नाम नहीं लगाया। सुधाकर चतुर्वेदी ने टॉर्चर सह लिया, योगी का नाम नहीं लिया। इसलिए भगवा आतंकवाद का जो पोस्टर कांग्रेस ने तैयार किया था उसके चीथड़े उड़ गए। कांग्रेस ने जो झूठे नैरेटिव पर हिंदू टेरर की कहानी गढ़ी थी उसकी धज्जियां उड़ गईं। सोचिए, अगर 2008 में मोदी अरेस्ट हो जाते तो क्या होता, योगी कई साल जेल में गुजारते तो क्या होता, संघ पर बैन लग जाता तो क्या होता। कम से कम पॉलिटिकल सिनेरियो वैसा नहीं होता जो आज दिख रहा है।